हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अचीवर्स एकेडमी। मैं आशुतोष कुमार अचीवर्स के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आखिरी प्रहार। CHSL 2021 का ये जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है 23 मई से, उस पे आखिरी प्रहार ताकि हो सके CHSL पार। हम स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज़ को। रीजनिंग की क्लासेस आप देख रहे हैं और अब इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एक फाइनल टच दे सकें। इस फाइनल टच के साथ आप अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे ताकि आप जब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पहुँचेंगे तो आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक अप्रोच एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश के सेक्शन को लेके क्या होनी चाहिए, हम उस पर भी साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेट हम आज पढ़ने वाले हैं गाइस, वो है आपके SSC CGL 2021 टीयर 1 का सेट, जो बस अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को हुआ है, जिसका टाइमिंग जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो था 9 बजे से 10 बजे वाला। इस शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जोश बनाए रखिएगा और देखिएगा कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो हमें डियर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस दिया गया है जो इनडायरेक्ट स्पीच में है और आपको एक डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। आप देख पा रहे हैं कि एक क्लियर चीज़ आप देखेंगे, कंजंक्शन वाली जगह पे वैन लिखा है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें वैन तो होना ही है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैन, यहाँ वहन, वैन हर जगह है। सेट टू से फर्क नहीं पड़ता, वो आस्ट में चेंज हो जाना है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ सब जगह पास्ट है, इसलिए इसमें भी हम कुछ भी गलती नहीं ढूंढ पाए हैं। ही सेड टू मी हर जगह लिखा हुआ है, तो अब हमें डायरेक्टली आ जाना चाहिए यहाँ जो पार्ट दे रखा है उसमें। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आस्ट है और यहाँ पे हैड बुक्ड है, तो ये हैड बुक्ड जरूर चेंज होके आया है। और पास्ट परफेक्ट जो है वो काफ़ी सारे टेंस से बन के आ सकता है। ये आपके पास्ट सिंपल से भी बन के आ सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट से भी बन के आ सकता है, और इनफैक्ट ये पास्ट परफेक्ट का नो चेंज भी हो सकता है। हम जब ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे पास्ट सिंपल तो दिख जाता है, जो कि हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बट हम एक बार दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डू यू बुक जो है ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल जो है वो आप जानते हैं पास्ट सिंपल में चेंज होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में आंसर में पास्ट परफेक्ट है। आप ऐसे कह दीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पास्ट परफेक्ट है। ये आर यू बुकिंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। आपने नरेशन के रूल्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। और ये जो यू हैड बुक लिखा है ये कुछ भी नहीं होता, ये फालतू बात है। हैड के साथ बुक्ड होता तो हम शायद सोचते भी, और वो भी हैड जो है वो पहले होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रोच को सीखिएगा, देखिएगा मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आप बिल्कुल 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके सही कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, जब आप एवरी का यूज करते हैं तो हमेशा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ढूंढते हैं, अगर ये एवरी के ठीक बाद में लिखा हो तो। विच वी सी हेयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, आगे लिखा है वांट। देखिए जो वर्ब है ये आपने V1 फॉर्मेट में लिखी हुई है। सब्जेक्ट के ठीक बाद में V1 जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल में आपके पास में चॉइस होती है, या तो आपको V1 या V1 SES को लिखना होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में वांट नहीं लिखा जाता, वांट्स लिखा जाता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी पार्ट में एरर है, इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वर्ड्स, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। इन केस आपको ऐसा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर लें आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन वापस से एरर डिटेक्शन का। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। देखिए इट वॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिल्म के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में इट को यूज कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन देखिए अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो फिर आप द कैसे यूज करेंगे। इट शुड बी इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, और हमने उसको एंजॉय किया। यानी आप पहले उसे नहीं जानते, मतलब आपका लिसनर जो है एटलीस्ट उस मूवी के बारे में या फिल्म के बारे में नहीं जानता, तो इसलिए आप बोलेंगे इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। और यहाँ पे द लिखने का अर्थ ये हो जाएगा और कोई वेल डायरेक्टेड फिल्म होती ही नहीं है, यानी कि कोई कैटेगरी नहीं है, एक ही वेल डायरेक्टेड फिल्म और वही हमने देखी।
तो ऐसा अगर होता तो अपन द लगा पाते, विच इज वंस अगेन आई वुड से एन इम्प्रैक्टिकल सेंटेंस। ये एक इम्प्रैक्टिकल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे द नहीं ए होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। चलिए, तो ये जो वर्ड है भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको एक्टिव वॉइस में आपको एक्सप्रेस करना है, पैसिव में ये ऑलरेडी है। वर सरेंडर्ड जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपकी वॉज वर प्लस V3। ये स्ट्रक्चर होती है आपकी पास्ट सिंपल की, और पास्ट सिंपल की जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है V2। सीधा सीधा सरेंडर का V2 ढूंढिए, और उससे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि V2 के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। आप देखेंगे ये क्लियर चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, बाकी हर जगह कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ रखा है, उसको उड़ा दिया जाए। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शी हैंडल्स ऑल टास्क्स एफिशिएंटली। देखिए, आपको इसका पैसिव वॉइस जो है वो बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको वर्ब की तरफ देखना होगा। वर्ब की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल शब्द के साथ में एस लिखा है, हैंडल्स। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब फॉर्म है ये V1 SES फॉर्मेट में है। ऐसा प्रेजेंट सिंपल में होता है, और प्रेजेंट सिंपल की जो पैसिव स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है इज एम आर के साथ V3। आप देखें इज एम आर के साथ में V3, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तो ऑल टास्क बन जाएगा। ऑल टास्क तो हर जगह आई रखा है। अब आपको ढूंढना है इज एम और आर में से टास्क के साथ आर आएगा। आर दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में V3 होना चाहिए, यहाँ V3 है, यहाँ बीइंग प्लस V3 है, ये नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश बनाए रखिए गाइस, और ध्यान से देखिए। मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड इन केस आपका आंसर सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर सही नहीं होता है तो वीडियो को वापस से देखें और अप्रोच पे ध्यान देगा। इस फिर से देखते हैं। इन द सेम ब्रेथ, देखिए ये एक ईडियम का क्वेश्चन है, इसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन है, सीधी सीधी बात, आपको ये बात याद होनी चाहिए। इन द सेम ब्रेथ का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, मीनिंग यानी कि आपस में एक दूसरे को जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो, ऐसी दो बातें जो है वो एक ही समय पर कह देना, है ना। जैसे कई बार मैं क्लास के अंदर ये गलती कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ आराम से लिख लो बट फटाफट लिखो, आराम से लिख लो बट फटाफट लिखो। आप जानते हैं ये जो हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया किस चीज़ का? इन द सेम ब्रेथ। आई सेड दैट इन द सेम ब्रेथ, ऐसे कहा जाता है जब आप ये बात बोलना चाहते हैं कि आपने जो दो बातें कही वो दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी और साथ में कह दिए। चलिए देखते हैं अगला। एवर्ट। एवर्ट जो है इसके लिए सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, इसका प्रिवेंट होगा। इसका जो सिनोनिम है वो क्या होता है? प्रिवेंट, मतलब किसी को कुछ करने से रोकना होता है, एवर्ट करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब। और इतना ही आई गेस इनफ है, एक बार हम नीचे देख लेते हैं। हैज गिवन बर्थ की जगह वॉज बर्थ तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। उसके बाद में नो सब्सटीट्यूशन में भी ये हो सकता है। इज गिवन बर्थ, ये भी कुछ नहीं है। और हैज के साथ गिवन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका आंसर है नो सब्सटीट्यूशन। हैज गिवन बर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक फ्रेज जो है वो यूज की जाती है जन्म देने के लिए, जो आप सभी आई गेस पहले से जानते होंगे। इन केस आप नहीं जानते हैं, नाउ यू नो दैट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट करें इन केस आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो। देखते हैं अगला। अगला जो है वो क्या हो जाएगा? लेट मी सी। ऑस्टेंटेटियस, आपको इसके लिए सिनोनिम बताना है। ओके, ऑस्टेंटेटियस का अर्थ होता है दिखावा करने वाला, और ये शो ही आपका सीधा सीधा इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेस्टफुल का कोई मीनिंग नहीं होता। सडन का अर्थ अचानक होता है, क्विक का अर्थ तेज होता है, विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द वर्ड ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखते हैं अगला वर्ड आपका, बी हार्ड अप। तो अगला जो आपकी इडियम है डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी बी हार्ड अप। और बी हार्ड अप का आपको बताना है। तो बी हार्ड अप का मतलब देखो सीधा सीधा आपको याद होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन नहीं देखने चाहिए आपको, इसके अंदर आपको याद होना चाहिए। अगर आपने इडियम्स को अच्छे से याद किए हैं तो बी हार्ड अप का मीनिंग होता है हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या बीइंग शॉर्ट ऑफ मनी। मतलब आपके पास पैसा अगर कम है तो आप कहेंगे आई एम हार्ड अप। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हैव वेरी लिटिल मनी, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं मॉडेस्ट। अगला वर्ड है आपका मॉडेस्ट। मॉडेस्ट के लिए आपको एंटोनिम बताना है, ध्यान दें क्योंकि ये गलती हम कई बार कर देते हैं। मॉडेस्ट जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है हम्बल, मतलब जो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं
अभिमान से भरा नहीं होता, घमंड जिसमें नहीं होता है, उसे हम मॉडेस्ट या हम्बल कहते हैं। बट आपसे एंटोनिम पूछा गया, और एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो कंसीटेड जो वर्ड है इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है अभिमानी, या फिर आप कह सकते हैं घमंडी। तो स्नॉबिश भी इसके लिए एक एंटोनिम हो सकता है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, स्नॉबिश। अच्छा, प्राउड भी जो वर्ड है वो कई बार घमंड के सेंस में यूज कर लिया जाता है। वैसे इसका अर्थ होता क्या है, गर्व होता है, लेकिन इसके कई बार घमंड के रूप में भी इसे यूज कर लिया जाता है। ग्लम जो है वो साइलेंट एंड सैड के सेंस में यूज किया जाता है। जब आप साइलेंट एंड सैड पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसकी बात की जाती है। सलन जो है वो एंग्री के लिए यूज होता है। एंड आई गेस अनहैप्पी का तो क्या ही बताना आपको, आप जानते हैं सारी बातें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। नो वन वर, आप इससे आगे क्या ही जाना है, यही आपका आंसर है। नो वन वर नहीं होगा, नो वन के साथ सिंगुलर जो वर्ब सेट होता है उसको यूज करते हैं। इज एम आर में से इज, वॉज वर में से वॉज, हैज में से हैज, डू डज में से डज, और वी वन और वी वन एस में से वी वन एस, यानी गो और गोज में से गोज का यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला है आपका द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड, अथॉरिटीज एश्योर्ड हैं। फिर अगर अथॉरिटीज अगर एश्योर्ड हैं और अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इस जगह पे जरूर एक एक्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। आओ एक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढते हैं फटाफट से। हैव बीन एश्योर्ड पैसिव स्ट्रक्चर, हैव एश्योर्ड एक्टिव स्ट्रक्चर, और हैज एश्योर्ड भी एक्टिव स्ट्रक्चर्स। अथॉरिटीज प्लूरल वर्ड, उसके साथ हैव आएगा, हैज नहीं। ये लो खत्म, सिर्फ ग्रामर से हो गया, सिर्फ वॉइस का क्वेश्चन है ये। देखना ही नहीं पड़ा, पढ़ा अपन को पढ़ना ही नहीं पड़ा, मीनिंग क्या है एंड ऑल दैट जरूरत ही नहीं पड़ती कई बार। इट बिकम्स दैट फास्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल शार्पन हैं, तैयार हैं, आपने अच्छे से उनको प्रैक्टिस किया है, तो आप बहुत जल्दी जो है अपनी एक ऐसी अप्रोच बना लेंगे जिसमें सेंटेंस को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ टेक्निकली जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। देखते हैं अगला, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी होता है। आप सभी आई गेस इस वर्ड को जानते होंगे। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को अपन सिस्मोलॉजी बोलते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जो अपन एक टूल यूज करते हैं अर्थक्वेक्स को मापने के लिए, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो वर्ड भी आपको याद है। ज्योग्राफी अलग चीज़ है, टोपोग्राफी जो है वो एक अलग चीज़ होती है, जियोलॉजी भी एक इससे अलग चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। अर्थक्वेक्स इनका कोई लेना देना नहीं है। देख लेते हैं अपना अगला वर्ड है रेज। रेज जो वर्ड होता है इसका आपको एंटोनिम बताना, ध्यान रखें। इसका जो है आपसे एंटोनिम पूछा गया। रेज जो है इसका अर्थ तोड़फोड़ होता है। इस तोड़फोड़ अगर इसका अर्थ होता है तो रुइन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। रुइन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, और बिल्ड इसके लिए जो है वो एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि तोड़फोड़ का उल्टा क्या होगा, बना देना, नॉर्मल सी चीज है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका रिटेलिएट। देखिए रिटेलिएट का अर्थ होता है जवाबी हमला। जवाबी हमले के लिए आपको सिनोनिम यानी कोई मीनिंग ढूंढना है। तो फैसिलिटेट तो नहीं होगा। रोटेट कर घुमाना होता है, क्लैप कर ताली बजाना होता है, ये रिएक्ट वर्ड होगा। रिएक्ट भले ही आपको थोड़ा सा ये कमजोर वर्ड लगेगा इस सेंस में। किस सेंस में, रिटेलिएट के सेंस में, जवाबी हमले के सेंस में, लेकिन रिएक्ट भी इसका जो आंसर है वो माना जा सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर ऑप्शंस हम रिएक्ट को चुन रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। क्योंकि जवाबी हमला है तो एक तरीके से रिएक्ट भी क्या होता है, जवाब देना ही होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। टू वॉक एमलेसली। आइए देखते हैं। वॉक एमलेसली तो एम्बल होता है गाइस। टू वॉक एमलेसली बड़ा सीधा सीधा सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन था। इसके अंदर पूछा है वॉक एमलेसली, आप तो शायद याद भी कर चुके हैं कि एम्बल है। अच्छा, एम्बल जो वर्ड है इसके अंदर एम्बल रूट होती है जिसका अर्थ होता है मूवमेंट। एम्बल जो है वो एक रूट होती है जो आपका जिसका मीनिंग होता है क्या, मूवमेंट। आपने एम्बुलेंस वर्ड जरूर सुना होगा, राइट, है ना। आप इस तरह का एक वर्ड और आप सुनते हैं, सोमनेबुलिज्म। सोमनेबुलिज्म, सोमनेबुलिज्म। जस्ट अ मिनट। इसका अर्थ होता है नींद में चलना। इसका अर्थ क्या होता है, नींद में चलना। एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको जो एम्बल रूट जो है वो दिखेगी, राइट। इसका अर्थ होता है नॉट टू वॉक, मूवमेंट, मतलब इसमें मोशन इसका जो है आपको दिखेगा जब भी आप इसका यूज करेंगे। और सोम्न इसमें रूट है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्लीप। तो स्लीप से रिलेटेड चीजों के लिए आप देखोगे उसमें सोम्न वर्ड आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। सोम्नेबुलिस्ट कौन होता है, नींद में चलने वाला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये नेक्स्ट है आपको
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो इनकरेक्ट हो। पहला ही वर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट है, जो है इसकी स्पेलिंग सही जो होती है वो स्टूडेंट्स होती है TUITION, है ना। ट्यूशन की जो सही स्पेलिंग है वो होती है TUITION। अगला देख लेते हैं ये, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट। देखिए इट आप यूज कर रहे हैं और उसके ठीक बाद में V1, ठीक बाद में V1 सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल में आप जानते हैं V1 के साथ में ऑप्शन होता है V1 SES का भी, और इट के साथ में रिफ्लेक्ट्स आता है ना कि रिफ्लेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा चुनेंगे? सेकंड वाला चुन लेंगे। ग्रेट, चलिए देखते हैं अगला। ब्लैंक को भरना है। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एंचेंटेड एफर्ट्स टूवर्ड्स डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। तो देखिए ये टूवर्ड्स है वर्ड यहाँ पे, और ये एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमें नाउन लिखना होता है। वैसे ये नाउन जो है ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीच में एक्शन लिखा हुआ है। हमें एक ऐसा एक्शन चाहिए या ऐसी वर्ब चाहिए जो एक नाउन की तरह भी काम कर सके, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक प्रीपोजिशन के बाद में नाउन की जरूरत होती है, क्योंकि टुवर्ड्स जिसकी तरफ बात हो रही है वो ग्रोथ की तरफ बात नहीं हो रही है। अचीविंग ग्रोथ जो है इसका आंसर होगा। ग्रोथ को अचीव करने की तरफ एफर्ट्स डाली जानी चाहिए, ग्रोथ की तरफ एफर्ट्स नहीं होंगी, ग्रोथ को अचीव करने की तरफ एफर्ट्स होंगी। अदरवाइज अचीविंग वर्ड को बीच में डालने का मतलब नहीं होता। इसको सिंपली आप सस्टेनेबल लिखते एंड आपका आंसर तैयार था, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। सिंपल से आप इस तरीके से लिख सकते थे, लेकिन अगर आप वर्ड डालेंगे अचीव, तो अचीव को फिर आपको उसको जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वर्ब प्लस नाउन वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अ वर्ब दैट फंक्शंस एज नाउन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और ऐसी वर्ब जो नाउन की तरह काम करे उसे हम जेरेंट कहते हैं। और जो जेरेंट है वो आपका सिर्फ कौन से फॉर्म में दिखता है? वो आपको दिखता है V1 ING फॉर्म में, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज नॉर्मल भाषा में सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर आप एक वर्ब लिखने जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में हो सकती है? ING फॉर्मेट में हो सकती है। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, अगला है इसका ओके। अब जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियरली दिखे। ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ये देखेंगे। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। द राइज इन इर्रावडी डॉल्फिन। तो भाई डॉल्फिन की किसी प्रजाति की बात हो रही है, होगी कोई प्रजाति, ठीक है। डैश इन चिल्का। अब चिल्का जो है आप सभी ने सुना होगा, ये चिल्का जो एक झील है, आपने सभी जरूर सब अपने सुना होगा, अपने क्या कहते हैं इधर पे से, हाँ आपने जरूर जीके में इसको पढ़ा होगा कि ये एक अपने झील है और झील के नाम के साथ में अपन ने यहाँ पे चिल्का लिखा हुआ, झील जो है उसका नाम लिखा हुआ चिल्का। चलिए तो उससे पहले एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसको अपन देख लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं। द राइज इन द इर्रावडी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ। किसी चीज के बाहर निकालने से रिलेटेड है, लेकिन राइज किस चीज में हुआ है वो समझते हैं। इन द इर्रावडी डॉल्फिन, उनके पॉपुलेशन में, यस राइट, इर्रावडी डॉल्फिन के पॉपुलेशन में क्या हुआ है? राइज हुआ है। और उसका जो कारण है, उसका कारण बताइए। एट्रीब्यूटेड टू के बाद अपन कारण बताते हैं। कारण क्या है? द एविक्शन, किसी चीज को निकालने की बात हुई है। किसको निकाला गया है? देखिए, डैश फिश एनक्लोजर्स। फिश एनक्लोजर्स क्या होंगे? देखो फिश एनक्लोजर्स हो जाएंगे, एनक्लोजर का अर्थ होता है बंद करना, राइट। एनक्लोजर का अर्थ होता है, एनक्लोज करता है तो बंद करना। तो एनक्लोजर अपन उस बाउंड्री को या उस स्ट्रक्चर को कह सकते हैं जिससे किसी चीज को घेरा जा रहा है या बंद किया जा रहा है। तो जरूर वो किस तरह के फिश एनक्लोजर्स होंगे जिनका एविक्शन कर दिया होगा। देख लेते हैं ये, जस्ट अ मिनट, इसका सेकंड क्वेश्चन देखना होगा उसके लिए अपन को। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो एविक्शन ऑफ क्या? एविक्शन ऑफ अनवारंटेड फिश एनक्लोजर्स। अनवारंटेड का कोई मीनिंग है। इलेजिटिमेट, हाँ इलेजिटिमेट हो सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में। इलीगल, हाँ इलीगल इसका आंसर होगा कि जो है उनकी जो पॉपुलेशन है वो इसलिए बढ़ पाई क्योंकि जो इलीगल फिश एनक्लोजर्स थे उनको क्या कर दिया गया? एविक्ट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये उसका कारण है, राइट। आई होप आपको ये अब तक समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। देखिए अगला कहाँ तक पहुंचे हैं इसमें। अब है जस्ट अ मिनट,
अब हम यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक, जो चिल्का लेक है उसके थाउजेंड्स ऑफ जो हेक्टेयर्स हैं उसके चिल्का लेक वर मेड, बनाए गए जब, डैश फ्री, क्या थे भाई, द थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक थे, उनको क्या बनाया गया, किससे फ्री बनाया गया, आइए देखते हैं। कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन का अर्थ जो होता है वो जब्ती से होता है, कुछ जब्त कर लेते हैं तो जब्त फ्री तो कैसे बनाएंगे, एंक्रोचमेंट इसके लिए करेक्ट आंसर है। एंक्रोचमेंट फ्री हो सकता है। एंक्रोचमेंट का अर्थ होता है कब्जा। आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है हिंदी में बोलते हैं अपन, कब्जा, है ना। तो चिल्का लेक के आसपास में जरूर कब्जा हो रखा होगा और उसको हटा दिया, तो उस जगह को क्या बना दिया गया, चिल्का लेक को क्या बना दिया गया, एंक्रोचमेंट फ्री बना दिया। एंक्रोचमेंट फ्री मतलब कब्जा फ्री, कब्जे से फ्री कर दिया उसको, यानी कि वहां पे अब कब्जे जो हैं वो नहीं है, हटा दिए गए। उससे पॉपुलेशन में राइज हो गया ना, यही वाली बात शायद अपन रिलेट भी कर पा रहे हैं ऊपर से, कि पॉपुलेशन में जो राइज हुआ है वो किस कारण से हुआ, कि जो फिश एनक्लोजर्स थे उनको हटा दिया, और जो फिश एनक्लोजर्स थे उनको हटाया, क्या मतलब उनको एक तरीके से आपने क्या किया, देखो, हाँ, उनका एविक्शन कर दिया, हटा दिया, मतलब इलीगल जो थे, जो होने चाहिए वो तो ठीक थे, लेकिन जो इलीगल था उसको हटा दिया। और उसको हटाने के बाद में और आगे क्या बताया, किस चीज़ के बाद में, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक, बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में चिल्का लेक में से क्या कर दिया गया, अपन के जो कब्जा था उसको हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। अनऑब्स्ट्रक्टेड, देखिए ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है किसी को रोकना, अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना रोका गया, बिना रोका गया या विदाउट स्टॉपिंग एरिया फॉर मूवमेंट। तो मैंने क्या बोला, उसको एनक्रोचमेंट फ्री बनाया। इरावदी डॉल्फिन्स जो है उनको क्या मिला, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना रुकावट का एरिया मिला, किस चीज के लिए, फॉर मूवमेंट, ताकि वो मूव कर सके। देखिए, जानवरों को चाहिए क्या, जानवरों को यही चाहिए कि वो मूव कर सकें, वो अपने हैबिटेट के अंदर इधर से उधर जा सकें। आपने भी देखा होगा कि अब इस चीज को रियलाइज किया जा रहा है, और अब धीरे धीरे जो है हम ये देखते हैं कि जो रिजर्व्स हैं वो बनाए जा रहे हैं ना, और आप देखेंगे कि सेंचुरीज बनाई जा रही है ताकि ये अपने ट्रू हैबिटेट के अंदर अपने आप को ग्रो कर सके, ना कि जू के अंदर अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको भी खो दे धीरे धीरे। चलिए, तो यहाँ पे वही बात हुई है कि भाई इरावदी डॉल्फिन जो है उनको क्या मिला, ये करने से, क्या करने से, ये हेक्टर्स को फ्री कर दिया, किससे, कब्जे से फ्री कर दिया, और इरावदी जो डॉल्फिन हैं उनको अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना रुकावट वाला एरिया जो है वो मिला मूवमेंट के लिए, अपने आवागमन के लिए। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। डैश ड्यू टू कोविड-19। अब डैश में क्या आएगा अपन देख लेंगे, पहले एक बार आगे वाला पढ़ लेते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर, पिछले साल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट, देयर वर मतलब जो वहाँ थे, कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट थे, मतलब कम टूरिस्ट थे, टूरिस्ट बोट्स थी, सॉरी, ऑन चिल्का लेक, कम टूरिस्ट बोट को रखा गया था, चलो ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर और देखने को मिल रही, कंपैरेटिवली फ्यूअर कैसे हो गया, फ्यू होगा ना, चलो ठीक है, ग्रामेटिकल एरर तो अपन एक बार के लिए अवॉइड करते हैं, क्या पता पेपर में भी हो, बट एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक विच मेड इट, अब आगे अपन बाद में देखेंगे। हाँ जी, कि जो कोविड-19 लॉकडाउन है लास्ट ईयर, उसने इसको कैसे जो है इम्पैक्ट किया होगा। पहले अपन ने एक बताया कि जो है उनका जो एंक्रोचमेंट फ्री कर दिया, और उसके बाद में इरावदी डॉल्फिन्स को मूवमेंट के लिए एरिया मिल गया। आगे हमने क्या लिखा, नेवरदलेस लिखेंगे। नेवरदलेस का अर्थ होता है के बावजूद, यानी डिस्पाइट, और हाउएवर का अर्थ होता है टू व्हाटएवर डिग्री। टू व्हाटएवर डिग्री मतलब किसी भी डिग्री तक, राइट। मोर ओवर यहाँ पे सबसे ज्यादा ठीक बेटर है। वेयरएज का अर्थ होता है जबकि, तो ये तो कहीं से भी ये मीनिंग दे ही नहीं रहे। जबकि कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर जो था उसमें क्या थे, फ्यूअर टूरिस्ट थे, नहीं, हम मोर ओवर बोलेंगे। मोर ओवर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यू, या फ्यू होना चाहिए, फ्यू टूरिस्ट्स बोट ऑन द चिल्का लेक विच मेड इट, आगे क्या है, विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर। अब इसमें पक्का मोर ओवर होगा, देखो, क्योंकि इस चीज ने क्या कर दिया कि डॉल्फिन्स को और मूव करने को अलाउ कर दिया, क्योंकि जो बोट्स थे वो क्या हो गए थे, कम हो गए थे। तो अपन मोर ओवर, अपन ने सपोर्ट किया इस स्टेटमेंट को कि उनको मूवमेंट मिली, और उनके मूवमेंट के लिए और क्या हो गया, उनकी मूवमेंट के लिए और क्या हो गया, और क्या बताने के लिए अपन मोर ओवर का यूज करेंगे। और क्या हुआ है, वो क्या हुआ है बताया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण क्या हुआ,
कि जो टूरिस्ट बोट्स थे वो कम थे और कम होने के कारण जो है उनको और ज़्यादा मूवमेंट के लिए जो है स्पेस मिल गया। मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा पाए। जरा एक बार फिफ्थ को और देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। विच मेड इट, क्या बना दिया उनके लिए, कंड्यूसिव हो जाएगा, बिल्कुल ईजी। कंड्यूसिव का मतलब क्या हो जाता है, ईजी। कंफर्टेबल, कंड्यूसिव का मीनिंग क्या होता है, ईजी, कंफर्टेबल। तो उनके लिए कंफर्टेबल हो गया, उनके लिए ईजी हो गया कि वो क्या कर सकें, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके, उनके लिए ईजी हो गया। तो ये भाई आपके इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चंस। तो इस सेट के क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये था एक सेट जिसको हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही कुछ और सेट्स में आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा, आप बस प्रिपरेशन में लगे रहें। एंड वन सेकेंड मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अगर कोई भी डाउट फेस करते हैं इस एक्सप्लेनेशन में तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, प्रिपेयर हार्ड